हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले आप 2 लेक्चर अगर नहीं देखे हुए तो सबसे पहले उसको देख लें, नहीं तो फिर आगे की जो भी चीज़ें होंगी वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए अच्छे से समझने के लिए पहले फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर को देख लें, उसके बाद थर्ड लेक्चर पर आएँ। देखते हैं हम लोग आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है। हम लोग जो है कि आज के लेक्चर में देखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब कि अगर हमारे पास 2 फंक्शन हो एफ एंड जी, तो एफ एंड जी अगर हमारे पास 2 फंक्शन हो, इसको हम लोग क्लास 11th में ही पढ़े हुए हैं। ये यहाँ पर ले रहे हैं एफ, यहाँ पर ले रहे हैं जी, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। तो ए से बी में फंक्शन एफ है, बी से सी में फंक्शन जी है। तो ए से सी में जो हमारा फंक्शन होता है उसको जी ओ एफ से डिनोट करते हैं। उसी जी ओ एफ फंक्शन को हम एफ एवं जी का कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, संयुक्त फलन कहते हैं। अगर यही जी यहाँ पर हो जाएगा, इसको किसे डिनोट करते हैं? ए से सी में जो फंक्शन बनेगा हमारा उसको जी ओ एफ सच दैट ए मैप सी से डिनोट किया जाता है। और ये जो डिफाइंड होता है वो होता है जी ओ एफ ऑफ एक्स से। इसको लिखा जाता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे इसको डिनोट किया जाता है। अगर यहीं पर एफ हो जाता है, सॉरी जी हो जाता है और यहाँ पर एफ हो जाता है, यानी कि ए से बी में कोई फंक्शन हमारा जी और बी से सी में कोई हमारा फंक्शन एफ हो, तो ए से सी में जो हमारा फंक्शन होता है उसको डिनोट करते हैं एफ ऑफ जी एक्स से, मतलब एफ ओ जी से, ये एफ ओ जी। और सच दैट यहाँ पर लिखा जाता है ए मैप सी। इसको जो डिफाइंड किया जाता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है। तो हम लोग को ये देखना है कि कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मतलब कोई अगर कंपोजिट फंक्शन है तो कंटिन्यूअस कब होता है, क्या उसके लिए जो है कि कंडीशंस होती हैं। अगर कोई कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि ये कंपोजिट फंक्शन किन बिंदुओं पर डिसकंटिन्यूअस है, उस डिसकंटिन्यूटी को हमको डिसकंटिन्यूअस के पॉइंट को बताना पड़ेगा। अगर कोई किसी पॉइंट पर अगर हमारा कोई कंपोजिट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसको चेक करने के लिए कहेगा कि इसको कैसे बताया जा सकता है कि इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, हमको यही देखना है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि अगर हमारा कोई कंपोजिट फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस कब होता है, यहाँ पर उसके डिफिनेशन लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं लिखा हूँ कि माना एफ ऑफ एक्स तथा जी ऑफ एक्स 2 वास्तविक फलन इस प्रकार हैं कि संयुक्त फलन एफ ओ जी ऑफ एक्स तथा जी ओ एफ ऑफ एक्स परिभाषित हैं। मतलब कहने का कि हम ऐसे भी लिख सकते थे पहले कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स 2 वास्तविक फलन इस प्रकार है कि जी ओ एफ चाहे एफ ओ जी, किसी एक के लिए भी लिख सकते थे, लेकिन दोनों को मैं इसलिए लिख दिया हूं कि दोनों डिफिनेशन में एक ही में देने वाला हूं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं, यदि एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत तथा जी ऑफ एक्स एक्स बराबर एफ ए पर सतत है तो जी ओ एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत होता है। सब मिला जुला करके मैं बताता हूं। अगर हमको ये बताना होगा कि जो जी ओ एफ ऑफ एक्स है वह कंटिन्यूअस होगा, कब होगा, तो ये जो अंदर वाला हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वह एक्स बराबर ए पर, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत है और जी ऑफ एक्स जो है एक्स बराबर एफ ए पर सतत है। तो ये जो जी ओ एफ हमारा जो फंक्शन है वो एक्स बराबर ए पर सतत, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो ये हमारा अंदर वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वह एक्स बराबर ए पर क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। और उसके बाद ये जो हमारा बाहर वाला फंक्शन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी ओ एफ को यहाँ पर लिखें, जी ओ एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। तो ये जो अंदर वाला फंक्शन है वह एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। और जब यहाँ पर x की वैल्यू a पुट कर देंगे तो g के अंदर क्या हो जाएगा? f ऑफ a। तो जो हमारा g है वो है f ऑफ a पर क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ही जो हमारा ये फंक्शन है g ऑफ f x वो है x बराबर a पर क्या होगा? कंटिन्यूअस। सिंपल सी डिफिनेशन है कि g ऑफ f ऑफ x बराबर a पर कंटिन्यूअस तभी कहलाएगा जब एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर कॉन्टिन्यूअस हो और यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए पुट कर देंगे तो हो जाएगा अंदर एफ ऑफ ए। तो इसका मतलब कि जी एक्स बराबर, अगर इसको हम जी एक्स से डिनोट कर दें तो एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा? एफ है। तो एक्स बराबर ए एफ ऑफ ए पर जी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो ही जी ओ एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स बराबर ए पर क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। वही कंडीशन सेकंड में लिखा हूँ कि अगर इसके कॉन्टिन्यूअस की बात की जा रही है
एफ ऑफ जी एक्स के कॉन्टिन्यूटी की बात की जा रही है, इसको हम लिख देंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ऐसे तो जो जी एक्स हमारा है, अगर इसके कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो जो जी एक्स हमारा है वो x बराबर a पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और जो f ऑफ x है वह x बराबर ga पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो x बराबर a पर जो हमारा फंक्शन है f ओ g ऑफ x, वह x बराबर a पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ पर लिखे हुए हैं कि यदि g ऑफ x, यहाँ पर यदि g ऑफ x x बराबर a पर सतत तथा f ऑफ x, अगर इसको पूरा को हम x मान रहे हैं तो f ऑफ x x बराबर ga पर सतत है, तो f ऑफ g x x बराबर a पर क्या होता है, सतत होता है। ये होती है संयुक्त फलन की कॉन्टिन्यूटी के लिए रूल। मतलब कि अगर हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो ये हमको चेक करना होगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देने से पहले हम जो स्टेटमेंट लिखे थे उसको प्रूफ कर दे रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। तो स्टेटमेंट हम ये लिखे थे कि माना f ऑफ x तथा g ऑफ x दो वास्तविक फलन इस प्रकार हैं कि संयुक्त फलन f o g ऑफ x तथा g o f ऑफ x परिभाषित हैं। ये परिभाषित का मतलब क्या होता है मैं बता दूं एक बार जल्दी से। ये हमारे पास एक सेट A है, दूसरा सेट B है, तीसरा सेट C है, और मान लेते हैं कि A से B में हमारा जो फंक्शन है वो f है और B से C में जो फंक्शन डिफाइंड है वो g है। तो A से C में हमारा जो फंक्शन होता है वो g o f ऑफ सच दैट a मैप c से इसको डिनोट किया जाता है, और ये जो परिभाषित होता है ये वो f o g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ g ऑफ f ऑफ x से डिफाइंड किया जाता है। तो बस ये मतलब है कि ये जो जी ओ एफ है वो परिभाषित होता कब है, तो परिभाषित तभी होता है जब ये जो हमारा पहला वाला फंक्शन है ये वाला f उसकी जो रेंज होनी चाहिए वो g के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी फंक्शन हमारा परिभाषित है, अदरवाइज ये जो फंक्शन है g o f ऑफ x वो डिफाइंड नहीं होगा। मतलब जो भीतर वाला फंक्शन हमारा है उसकी रेंज बाहर वाले फंक्शन g की डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तभी ये परिभाषित होगा, अदरवाइज परिभाषित नहीं होगा। क्लास 11th में ही बताया जाता है। अगर इसको ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पर g और यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, f लिख दे रहे हैं, तो ये f o g हो जाएगा, ये f o g सच दैट a मैप्स c, और इसको जो डिफाइन किया जाता है वो f o g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ g x से इसको डिफाइन किया जाता है। तो परिभाषित होने का ये मतलब है। तो यहाँ पर लिखा गया जो स्टेटमेंट उसको बताते हैं अब। ये फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट ये हमारा था कि यदि f ऑफ x x बराबर a पर सतत है, इसका मतलब ये हो गया f ऑफ x x बराबर a पर लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि f ऑफ x x बराबर a पर क्या है, सतत है, इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, f ऑफ a के। इसका मतलब ये होता है, इसलिए ये जो x टेंड कर रहा है एक की ओर, वो इंप्लाई करेगा कि f ऑफ x जो टेंड कर रहा है वो f ऑफ a की ओर। इसका मतलब यही होता है कि लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x इक्वल टू f a का मतलब यही होता है कि लिमिट जो x हमारा है वो टेंडिंग हो रहा है a की ओर, तो जो फंक्शन है वो किसकी ओर जा रहा है, f ऑफ a की ओर जा रहा है। ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं ये। अच्छा, पुनः ये जो लिखा गया है हमारा फंक्शन g ऑफ x x बराबर f a पर क्या है, संतत है। इसको लिखने का पहले तरीका देख लेते हैं पुनः। चूंकि g ऑफ x x बराबर f ऑफ a पर क्या है, संतत है, इसलिए इसको लिखने का तरीका ये लिमिट अब x टेंडिंग टू, क्योंकि हमको यहाँ पर g ऑफ x लिखना है, तो अगर यहाँ पर g ऑफ f a बनाना होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ x टेंडिंग टू f ऑफ a। यहाँ पर लिख देंगे f ऑफ x टेंडिंग टू f ऑफ a। यहाँ पर लिख दे रहे हैं जो फंक्शन हमारा क्या है, x बराबर f a। थोड़ा सा 1 मिनट। तो
तो हम इसको ऐसे लिख देंगे तो बेटर रहेगा, एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ ए, और यहाँ पर लिख रहे हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ऐसे ऐसे लिख देंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जो फंक्शन है हमारा, कि जो हमारा जी एक्स है, इसको जी एक्स को समझने के लिए बस मैं बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि जी एक्स एक्स बराबर एफ ए पर संतत है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो इसकी स्टेटमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ ए और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के स्थान पर एफ ऑफ ए लिख देंगे। तो ये जो कह रहा है कि एक्स बराबर एफ ए पर, तो एफ ए जब यहाँ पर रखेंगे तो जी ऑफ एफ ए आ जाएगा। तो यहाँ से भी जी ऑफ एफ ए आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा सेट करने के लिए ऐसा बस बनाया जा रहा है, और बाकी नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कंटिन्यूअस अगर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के स्थान पर एफ ऑफ लिख देंगे ए, तो हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ ए। ये हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है। तो हमको दिखाना है कि जी ओ एफ ऑफ जो एक्स है वह एक्स बराबर ए पर क्या है, संतत होता है। तो यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। लिमिट लिख दे रहे हैं यहाँ पर, प्रूव दैट क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, और यहाँ पर लिख देंगे जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहीं पर लिख रहे हैं, इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए। ये हमको दिखाना है। अगर इतना दिखा देंगे तो जी ओ एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं नाउ, अब ये वैल्यू निकालें, देखते हैं इतना आ रहा है कि नहीं। तो लिखेंगे नाउ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये चीज तो लिखा जा सकता है क्योंकि ये और ये दोनों एक ही है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए अगर x टेंडिंग हो रहा है ए की ओर तो ये इंप्लाई करता है कि f ऑफ x टेंडिंग टू f ऑफ a। तो यहाँ पर x टेंडिंग टू a है तो इसके स्थान पर f ऑफ x टेंडिंग टू f ऑफ a है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a के स्थान पर लिख सकते हैं f ऑफ x टेंडिंग टू f ऑफ a। तो ये हो जाएगा f ऑफ x टेंडिंग टू f ऑफ a, और ये है g ऑफ f ऑफ x। अब यहाँ पर अगर देखें लिमिट, इसीलिए बस इसी को सिद्ध करने के लिए, इसी की वैल्यू को लिखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर बनाया गया है। लिमिट x टेंडिंग टू f ऑफ x, लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू f ऑफ a, g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू है g ऑफ f ऑफ a। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये तो यही है, ये तो उसकी वैल्यू ये हमको गिवन है, दे रखा है। तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, g ऑफ f ऑफ a। तो हमको यही बस दिखाना था। तो इसका मतलब कह देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए g ओ f ऑफ x बराबर a पर क्या है, कंटिन्यूअस है। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका, देखते हैं दूसरे का प्रूफ। दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा ये था, यदि g ऑफ x बराबर a पर सतत है, इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, g। ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये इंप्लाई करता है कि चाहे लिख देंगे, इसलिए x टेंडिंग टू a इंप्लाई करता है gx टेंडिंग टू g। ये हमको दे रखा है। दूसरा पुनः ये कह रहा है कि जो हमारा f ऑफ x है वो x बराबर ga पर क्या है, कंटिन्यूअस। इसको भी बैठा करके लिखते हैं, लास्ट में हमको जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए इसको लिखने का तरीका ये अप्लाई कर ले रहे हैं। लिमिट x टेंडिंग टू नो लिख करके लिख रहे हैं gx टेंडिंग टू ga, ये लिख देंगे तो भी दोनों की मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट gx टेंडिंग टू ga, और यहां पर लिख रहे हैं f ऑफ gx। ये अगर लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर f ऑफ x के स्थान पर g ऑफ x लिख देंगे और g ऑफ x के स्थान पर ga लिख देंगे, तो यही मीनिंग होगी। x का मान अगर यहाँ पर ga लिखेंगे तो भी f ऑफ ga होगा, और यहाँ पर भी gx के स्थान पर ga लिख देंगे तो भी f ऑफ ga ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसा लिखने से होगा कि लास्ट में हमको प्रूव करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या लिख देंगे, यहाँ पर f ऑफ
इस gx के स्थान पर ga, ये हमको गिवन है 2 चीजें। अब हमको दिखाना ये है कि जो FOG है ये हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट ये जो FOG है, लिख दे रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू a, FOG हो x बराबर a पर संतत है, तो FOG को हम लिख सकते हैं f ऑफ gx ये, और इक्वल टू x का मान a पुट कर देंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ। ये हमको सिद्ध करना है। देखते हैं नाउ, अब ये निकालते हैं, देखते हैं इतना आ जा रहा है कि नहीं। निकालते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ gx इक्वल टू, अगर x टेंडिंग है a की ओर तो gx टेंडिंग हो, ये इंप्लाई करता है gx टेंडिंग है ga की ओर, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं लिमिट gx टेंडिंग टू ga, और यहां पर लिख देंगे f ऑफ g ऑफ x ये, और इसकी वैल्यू ये दे रखा है यहाँ पर, लिमिट gx टेंडिंग टू ga f ऑफ gx इक्वल टू f ऑफ ga, तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे f ऑफ ga। तो ये हमें लाना था, ये लाना था लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ gx इक्वल टू f ऑफ ga, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ gx और इक्वल टू f ऑफ ga, ये हमको लाना था। तो इसका मतलब कि x बराबर a पर जो है हमारा फंक्शन है ये FOG वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए तो देखते हैं उस पर एक एग्जांपल लिए हुए हैं कंपोजिट फंक्शन पर। क्या है, f ऑफ gx के औसतता के बिंदु ज्ञात कीजिए जबकि gx इक्वल टू है 1/2x माइनस 3 तथा f ऑफ x इक्वल टू है 1/x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी कि एक ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है। इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हमको फाइंड आउट करने हैं। देखते हैं कि क्या डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हैं। तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट को निकालने के लिए हमको पहले ये देखना होगा कि कब ये कंटिन्यूअस होता है। तो ये बताया गया है, अभी बताया है कि f ऑफ g ऑफ x अगर लिखा गया है ये, तो gx को अगर हमको x बराबर a पर कंटिन्यूटी की जांच करनी है तो x बराबर a पर gx क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और जो हमारा फंक्शन है ये f ऑफ f वो ga पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो फिर हम कह देंगे कि जो हमारा ये कंपोजिट फंक्शन है f ऑफ gx वो x बराबर a पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देखेंगे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि कंपोजिट फंक्शन f ऑफ gx निकाल ले रहे हैं, और gx को तो हम चेक ही कर लेंगे किस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, चूंकि g ऑफ x इक्वल टू, अंदर वाले को देखेंगे तो g ऑफ x इक्वल टू 1/2x माइनस 3। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो x बराबर कितना पर, क्योंकि जब ये हर जीरो हो जाएगा तो gx डिफाइंड नहीं होगा, यानी कि ये gx डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा किस पॉइंट पर, जब ये हर क्या जिस पॉइंट पर जीरो होगा। तो देखते हैं कि जो gx है, gx का जो ये हर है वो कब जीरो के बराबर आता है, क्योंकि जब ये हर जीरो हो जाएगा उस समय उस x के उस मान पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, देखें तो लिखेंगे चूंकि gx बराबर ये x बराबर 3/2, जब इसको जीरो करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 3/2, x बराबर 3/2 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ये है डिसकंटिन्यूअस। अब उसके बाद ये एक पॉइंट तो आ गया, डिसकंटिन्यूटी का एक पॉइंट आ गया, क्योंकि हमको ये gx कंटिन्यूअस होना चाहिए था x के किस मान पर, 3/2 पर, लेकिन ये 3/2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। देखते हैं उसके बाद क्या करेंगे, निकालेंगे f ऑफ gx निकालेंगे और देखेंगे कि f ऑफ gx किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो टोटल डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आ जाएगा, एक पॉइंट तो हमारा ही है। देख लेते हैं f ऑफ gx कितना के बराबर होगा। तो f ऑफ gx, यहाँ पर जो हमारा f ऑफ x है उस f ऑफ x के जगह पर gx लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/में gx का स्क्वायर माइनस 3 इंटू gx और प्लस कितना हो जाएगा 2। अगर हमको f ऑफ gx निकालना है तो इस x के जगह पर पहले gx रख लेंगे, तो ये मिलेगा हमको। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो gx दिख रहा है उस gx की वैल्यू ये रख दे रहे हैं। तो 1/gx का मान है 1/2x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 1/में
2x माइनस 3 और प्लस कितना हो जाएगा ये 2। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये वैल्यू कितना दे रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा हमारा 2x माइनस 1 बटे में ऐसे लिख दे रहे हैं 1 बटे में 2x माइनस 3 का स्क्वायर ये था हमारा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा माइनस यहाँ पर अगर वर्ग करने के लिए हमको करना पड़ेगा 3 इंटू 2x माइनस 3 के और प्लस ये नीचे से 2x माइनस 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 3 के। सॉल्व करते हैं इसको और तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 6x ये हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 9 और ये हो जाएगा 4x और माइनस 6। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा हमारा ये 9 और ये 10 में से 6 जाएगा तो ये जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ पर छूट रहा है क्या कुछ, सॉरी यहाँ पर होल स्क्वायर आना चाहिए ये वाला पोर्शन, ये क्योंकि 2x माइनस 3 के होल स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा किया गया है तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं बना ले रहा हूँ। ये तो ठीक है 1 माइनस 6x प्लस 9 और ये हो जाएगा हमारा प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस 12x हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा, ये प्लस 9 इधर कर लेते हैं इसको तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर और नीचे हमारा हो जाएगा 1 माइनस 6x और ये कितना हो जाएगा 9 तो 9 1 10 ये कर रहे हैं इसको और 10 माइनस 6x और प्लस 2 इंटू अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 8x स्क्वायर और माइनस 24x और प्लस 18 इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं 8x स्क्वायर और इसको जोड़ेंगे तो माइनस 30x हो जाएगा और ये हो जाएगा 18 10 28 के, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर ये 30 18 10 28 तो प्लस यहाँ पर कितना लिख देंगे 28। आगे इसको बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर और बटे में इसमें से 2 को बाहर कर लेंगे, अगर बाहर करेंगे 2 को तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 15x और प्लस 14। अब फैक्टराइज कर लें 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, जरा इसको फैक्टराइज कर ले रहे हैं, फैक्टराइज कर लेंगे तो भी ठीक है और नहीं तो बस ये देख लेंगे कि f ऑफ gx कब डिसकंटिन्यूअस होगा, तो यही जीरो बस नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं कि ये कब जीरो हो रहा है तो x का मान उस पर निकल जाएगा, तो लिख ले रहे हैं यदि इफ 2 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इक्वल टू कितना 0 करके देख लेते हैं कि x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, तो डिसकंटिन्यूटी के टोटल पॉइंट आ जाएंगे क्योंकि ये जब 0 हो जाएगा तो f ऑफ gx उस पॉइंट पर x का जो मान आएगा उस पर डिसकंटिन्यूअस होगा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। ये तो खत्म हो जाएगा उधर जाकर के, ये 0 के बराबर होगा नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 ये हो जाएगा और हमको जोड़ करके कितना लाना है 15 लाना है, तो 8 7 15 8 7 56, तो ये हम लिख देंगे 4x स्क्वायर और माइनस 8x माइनस 7x और प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से 4x को बाहर कर लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2 और माइनस यहाँ से 7 को बाहर कर लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 को बाहर कर लेंगे अगर
तो ये हो जाएगा 4x माइनस कितना के 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान 1 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा 7/4। तो टोटल डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूटी के जो पॉइंट हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूटी के जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे। एक आया था हमारा 3/2 और एक कितना है 2 और एक कितना है 7/4। तो जब तक हमको ये रूल्स पता नहीं होता कि एफ ऑफ जी एक्स जो उसके कंटिन्यूटी की डिफिनेशन क्या होती है, अगर ये नहीं जानते तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हमारे नहीं निकल पाते। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक फंक्शन लिखे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 6 जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमको एफ ऑफ जी एक्स के डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बताने हैं, मतलब कि एफ ऑफ एक्स जी एक्स जो है, सॉरी एफ ऑफ जी एक्स जो है उसी के डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बताने, मतलब कि कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर वो डिसकंटिन्यूअस है। तो अंदर वाला फंक्शन क्या है, जी एक्स। जी एक्स देखें, एक्स के किसी मान पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है। x की कोई भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ये कोई ना कोई वैल्यू gx का मान आएगा, इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूअस किसी पॉइंट पर है ये नहीं है। तो फिर वो डिसकंटिन्यू का पॉइंट नहीं दिया तो वहां से पॉइंट नहीं निकला। तो एक बार और करते क्या है कि f ऑफ gx निकाल लेते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, f ऑफ gx निकालेंगे। f ऑफ gx इक्वल टू f ऑफ gx अगर हमको निकालना है तो फंक्शन जो दिखाई दे रहा है f ऑफ x में, यहीं पर gx रख लेंगे तो ये हो जाएगा 1 में ये gx माइनस कितना के 6 के। अब gx का मान रख दे रहे हैं तो 1 में gx की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 और माइनस कितना है ये 6 है। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब ये देखें कि जो f ऑफ gx का मान आया है वो 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। बस हर 0 हो जाएगा तो देख लेंगे कि हर कब 0 आता है, x के किस मान के लिए 0 आता है, वो जो x का मान हमारा होगा डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना 0, तो दिस इंप्लाइड x बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1, तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो जाएगा। इसलिए असतता के पॉइंट, असतता के बिंदु क्या क्या हो जाएंगे, बस एक 1 हो जाएगा और एक -1, क्योंकि यहां से कोई पॉइंट हमारा नहीं निकला था तो बस 2 ही पॉइंट हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर इसी सवाल में हमसे ये पूछा जाता कि f ऑफ x बराबर ये है, g ऑफ x बराबर ये है, तो फिर g ऑफ f ऑफ x के डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बताइए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि f ऑफ x कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर लिख देंगे f ऑफ x बराबर ये है, तो x बराबर 6 पर वो डिसकंटिन्यूअस है। x की वैल्यू अगर 6 पुट करें तो f ऑफ x डिफाइंड नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 6 बराबर 0, दिस इंप्लाइड x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो ये एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, ये एक हमारा डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, का बिंदु है। अब उसके बाद ये निकालेंगे, देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो टोटल डिसकंटिन्यूटी के जो पॉइंट हो जाएंगे वो लास्ट में हम कलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नाउ g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू g की जो वैल्यू है वो ये है हमारा g ऑफ f ऑफ x। तो x के स्थान पर यहाँ पर कितना रख देंगे, f ऑफ x रख देंगे, तो ये हो जाएगा f ऑफ x का स्क्वायर और प्लस कितना के 5। बस यहाँ पर x के स्थान पर gx रख देंगे तो चलाएगा g ऑफ f ऑफ x, सॉरी x के स्थान पर f ऑफ x रख देंगे तो आ जाएगा तो f ऑफ x का स्क्वायर, और f ऑफ x का मान जो है उसको लिख दे रहे हैं तो 1 में x माइनस 6 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 में x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस कितना के 5 के। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये 1 और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 36 और प्लस कितना है 5। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 1 प्लस 5x स्क्वायर, 1 प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 60x
और प्लस 180 180 बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा हमारा ये x और -6 का ये होल स्क्वायर, ये तो वही रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर तो कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, बस नीचे वाले को देख ले रहे हैं कि डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या आ रहा है। तो यहाँ से भी देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा g ऑफ f(x) है, यहाँ से भी हर को अगर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी का बस पॉइंट जो है कि वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक है, क्या, 6। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः हम असंतत के बिंदु, अतः असंतत के बिंदु असंततता के बिंदु कितना हो जाएगा, x बराबर बस 6 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, अब हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी इन इंटरवल। अब हम लोग अंतराल में कंटिन्यूटी को देखेंगे। तो अंतराल हमको दो टाइप के पढ़ने हैं, एक हम लोगों को पढ़ना है, मतलब कि अंतराल के बारे में बहुत सारे अंतराल होते हैं, एक ओपन इंटरवल होता है, एक क्लोज्ड इंटरवल होता है, एक हाफ क्लोज हाफ ओपन इंटरवल होता है। तो बस हमको यहाँ पर जो डिस्कस करना है वो क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखे हैं खुले अंतराल में फलन की सातत्य, मतलब कि ओपन इंटरवल में अगर फलन के कंटिन्यूटी की हमको जांच करनी होगी तो खुले अंतराल में फलन की कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए हमको ये जानने की जरूरत पड़ेगी कि कब जो है कि खुले अंतराल में हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो उसकी डिफिनीशन मैं लिखा हूं कि अगर कोई फलन है y बराबर f(x) और एक हमारा ओपन इंटरवल है a to b, तो a to b में वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा यदि a और b के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन सारे बिंदुओं पर जो हमारा फंक्शन f(x) है वो कॉन्टिन्यूअस हो। एक भी बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो कह देंगे कि ओपन इंटरवल a b में जो हमारा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। लिखे हैं यहाँ पर कोई फलन f(x) किसी खुले अंतराल ab में संतत कहलाता है यदि और केवल यदि f(x) अंतराल ab के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, संतत है। कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक मैं लिया हूं एग्जांपल f(x) बराबर 1/x का यहाँ पर ग्राफ हम प्लॉट किए हुए हैं, हम लोग ऐसे ग्राफ से परिचित हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो इंटरवल अगर ले रहे हैं सपोज कर लो 1 से 7, तो 1 से 7 कहीं यहाँ पर 1 पड़ेगा, यहाँ पर क्या पड़ेगा 7, तो 1 से 7 के बीच में देख रहे हैं कि हमारे ग्राफ में कोई भी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही है, मतलब कि लगातार हमारा ग्राफ बना हुआ है। इसलिए 1 से 7 के बीच में जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा ग्राफ है, जो फंक्शन है f(x) = 1/x, वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर हम -10 से -1 लेंगे, कहीं -10 यहाँ पर होगा, कहीं -1 यहाँ पर होगा, तो -10 से -1 के बीच में जो हमारे ग्राफ मिला है वो क्या है, उसमें कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही है, यानी कि वो लगातार हमारा ग्राफ बना हुआ है। तो -10 से 1 के भी बीच में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर इंटरवल हम ले रहे हैं -1 से 1 के बीच में, तो -1 कहीं यहाँ पर होगा और 1 कहीं यहाँ पर होगा। तो -1 से 1 के बीच में 0 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हमारा ग्राफ टूटा हुआ है, मतलब इस पर प्लस इनफाइनाइट माइनस, माने थोड़ा सा भी 0 से आगे जाएंगे तो हमको प्लस इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी, और 0 से थोड़ा सा अगर कम जाएंगे तो उस पर माइनस इनफाइनाइट वैल्यू होगी। यानी सब मिला जो कर कहने का मतलब ये है कि 0 पर हमारा ग्राफ क्या है, ब्रेक है। तो इसलिए -1 से 1 के बीच में एक पॉइंट ऐसा मिल गया जिस पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इसलिए कह देंगे कि इस इंटरवल में -1 से 1 के बीच में जो हमारा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। उसी प्रकार से एक और मैं यहाँ पर ग्राफ बनाया हूँ f(x) = 10x का, देख पा रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो कोई इंटरवल अगर चूज कर ले रहे हैं, अगर हम ये इंटरवल चूज कर ले रहे हैं -π/2 से π/2, हम ये इंटरवल चूज कर ले रहे हैं, इसमें -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 के बीच में देख लें ग्राफ हमारा टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं है, इसलिए -π/2 से π/2 के बीच में क्या है, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर हम ये ले रहे हैं π/2 से लेकर के 3π/2, तो भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसके बीच में कहीं भी क्रम भंग नहीं है। अगर हम कितना लेते हैं, ये यहाँ पर -π/2 -3π/2 से लेकर के -π/2 तक, यहाँ पर -3π/2 से लेकर के -π/2 तक, तो भी हमारा फंक्शन जो है कि वो क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर हम ले रहे हैं इंटरवल भी है -π/2 से लेकर के π/2, सॉरी ये ले रहे हैं हम
0 से लेकर पाई तक ले रहे हैं, 0 से लेकर के पाई तक, तो देखेंगे कि पाई/2 पर जो हमारा ग्राफ है, पाई/2 से थोड़ा सा x का मान अगर बढ़ाएंगे तो फंक्शन का मान इनफाइनाइट मिलेगा, और पाई/2 से थोड़ा सा जो है कम करेंगे तो ग्राफ -इन्फिनिटी पर जाएगा। तो इसका मतलब कि पाई/2 पर इसके बीच में हमारा ग्राफ जो है कि क्या है, टूटा हुआ है। तो इसका मतलब कि ओपन इंटरवल 0 to पाई में जो हमारा फंक्शन होगा f(x) = tan x, वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। उसी प्रकार से एक और मैं ग्राफ बनाऊं f(x) = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका जो ग्राफ बनता है, ये इसका जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर होता है, कुछ भी वैल्यू इसमें रखेंगे बस वो जो है पूर्णांक वैल्यू, मतलब 0 से 1 के बीच में ये आंसर देता है, हमेशा 0 से 1 के बीच में आंसर देता है। ये 0 शामिल होता है लेकिन 1 शामिल नहीं होता है। इसलिए मतलब कहने का कि 0 से 1 के बीच में इसको इनपुट देंगे तो 0 पर वैल्यू कितना देता है, 0 देता है, और 0 से 1 के बीच में हम रखते जाएंगे, वो वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में ही आंसर देगा। एग्जैक्ट जो 1 है वो आंसर नहीं देता है। अगर 1 पुट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब कि 1 से थोड़ा सा कम पर 1 से थोड़ा सा कम वैल्यू, x का मान इनपुट 1 से थोड़ा सा कम देंगे तो इनपुट भी जो आउटपुट भी आएगा वो भी थोड़ा सा कम आएगा। लेकिन जैसे ही 1 रखेंगे फिर ये वैल्यू कितना दे देगा, 0 दे देगा। तो इसलिए इसका जो ग्राफ बनता है वो यहाँ पर बनाए हुए हैं, 0 से 1 के बीच में रखेंगे तो ये जो हमारा ग्राफ है कुछ ऐसे बनेगा। ये इसका ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं यहाँ पर। तो हमको दिखाई दे रहा है कि अगर इंटरवल 0 से 1 का लेंगे तो कंटिन्यूअस, अगर इंटरवल 1 से 2 लेंगे तो भी कंटिन्यूअस। ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, अगर ओपन इंटरवल 2 to 3 लेंगे तो भी कंटिन्यूअस। लेकिन इंटरवल हम कितना ले रहे हैं, 1 से 3 के बीच में, तो 2 पर क्या है, टूटा हुआ है। 2 पर देख पा रहे हैं कि 2 पर तो हमको y की जो वैल्यू मिलेगी 0, लेकिन 2 से थोड़ा सा कम करेंगे तो 1 पर जाएगा, और 2 से थोड़ा सा ज़्यादा अगर करेंगे तो कहीं यहीं पर y का मान हमको मिलने वाला है। इसलिए हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो है हमारा फंक्शन f(x) = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, वो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस, इसमें कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल 2 to 3 कंटिन्यूअस। लेकिन जब इंटरवल 1 to 3 लेंगे डिसकंटिन्यूअस, -1 to 1 लेंगे डिसकंटिन्यूअस, -2 to 0 लेंगे डिसकंटिन्यूअस। तो ऐसे जो यहाँ पर लिखे हैं इन सब में भी लिखा जा सकता है, जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ लेकिन बता दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं, चलें देखते हैं। तो अगर हमें खुले अंतराल में कोई हमारा फंक्शन y = f(x) है और एक इंटरवल ओपन इंटरवल दिया गया है a to b, और हमसे पूछ दिया गया कि बता दीजिए कि इस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो चूंकि हम जानते हैं कि ओपन इंटरवल ए बी में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो सारे पॉइंट पर कंटिन्यूटी की जांच करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल में किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए डेफिनेशन यही बताई गई है कि ए बी के बीच में, ए से बी के बीच में जितने पॉइंट्स होते हैं सारे पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। और किसी पॉइंट पर फंक्शन के कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए RHL लिमिट निकाला जाता है, LHL निकाला जाता है, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाली जाती है, और तीनों इक्वल आते हैं तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ऐसे जो है कि A से B के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो सभी पॉइंट पर कंटिन्यूटी की जांच करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे किसी ओपन इंटरवल में फंक्शन के कंटिन्यूटी की जांच करते हैं, तो क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी 2-3 ग्राफ बना करके हम दिखाए हैं कि इस इंटरवल में देख करके ग्राफ को पता चल जा रहा था कि इस इंटरवल में फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं, देख करके ग्राफ को हम लिख दिए थे। लेकिन बहुत सारे फंक्शन ऐसे मिलेंगे जिसका ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं होगा, तो उस स्थिति में अगर किसी इंटरवल में हमको फंक्शन की कंटिन्यूटी की जांच करनी होगी तो करेंगे क्या। तो किसी ओपन इंटरवल में फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी या चाहे कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए बस ये देख लेते हैं कि हमारे फंक्शन की डिफिनीशन x के किस मान पर बदलती है। तो यानी कि
जिस x के मान पर फंक्शन की डिफिनीशन बदलती है बस उसी पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी की जांच करनी होती है। उस पॉइंट पर चेक कर लेंगे, अगर उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो हम कह देंगे कि जो हमारा फंक्शन है ओपन इंटरवल a टू b में कंटिन्यूअस होगा। अदरवाइज अगर a से b के बीच में एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया जिस पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो हम कह देंगे उस ओपन इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो हम यहाँ पर लिख भी उसको दिए हैं ये कि मैथमेटिकली जांच करना कि कोई फलन f ऑफ x a टू b में संतत है या नहीं। तो उसके लिए करते क्या है, चूंकि a से b के में अनंतः अनेक बिंदु होते हैं इसलिए सभी बिंदुओं पर सत्ता की जांच करना संभव नहीं है, इसलिए केवल उन्हीं बिंदुओं पर सत्ता की जांच करते हैं जिस पर फलन की डिफिनीशन बदलती है। तो उस प्रकार के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टेप फंक्शन कहते हैं। स्टेप फंक्शन के अंतर्गत क्या क्या आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन आता है, लिस्ट इंटीजर्स फंक्शन आता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आता है। ये सारे जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टेप फंक्शन होते हैं। और भी बहुत सारे स्टेप फंक्शन होते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, स्टेप फंक्शन देखते हैं और एक इंटरवल हम लेंगे ओपन इंटरवल, उसमें फंक्शन की कंटिन्यूटी की जांच कैसे करते हैं एग्जाम्पल द्वारा उसको समझते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, ये भी स्टेप फंक्शन है क्योंकि जब कभी भी फंक्शन की परिभाषा x के भिन्न भिन्न मानों के लिए चेंज होती है तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टेप फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 1 है कब, जब x का मान 0 से कम। जब 0 से कम लिया जाता है x का मान तो उस समय f ऑफ x का मान 5x माइनस 1 है। जब f ऑफ x का मान 3x प्लस 2 लिया जाता है, ये कब लिया जाता है, जब x का मान 0 से 2 के बीच में है, बस 0 इसमें शामिल है, 2 शामिल नहीं है। f ऑफ x का मान x स्क्वायर प्लस 6 कब लिया जाता है, जब x का मान 2 के बराबर और 2 से ज़्यादा है। तो हमको जो है, हमको इस पॉइंट पर इस इंटरवल में हमको कंटिन्यूटी की जांच करनी है। देखते हैं क्या है इंटरवल, -3 to 7 देखते हैं। तो चलें देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो अगर देखें -3 से 7 के बीच में इस फंक्शन की डिफिनीशन कहाँ पर चेंज होती है। तो देखा जाए, चूंकि ये जो फंक्शन डिफाइंड किया गया है 0 के बराबर माने 0 से कम, यहाँ पर अगर ले लेते हैं 0 तो 0 से कम के लिए डिफाइंड है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 0 से 2 के बीच में कुछ और है, यानी कि 0 पर एक डिफिनीशन चेंज हो रही है। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 के बराबर 2 से ज़्यादा के लिए कुछ फंक्शन और है। तो डिफिनीशन हमारा कहाँ पर, जहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लगा होता है उसी पॉइंट पर डिफिनीशन चेंज होती है। तो इक्वल टू का चिन्ह एक यहाँ पर लगा है तो 0 पर डिफिनीशन चेंज हो रही है, और इक्वल टू का चिन्ह कहाँ लगा है, 2 पर लगा है तो 2 पर डिफिनीशन चेंज हो रही है। तो इन्हीं दोनों पॉइंट पर बस हम कंटिन्यूटी की जाँच कर लेंगे और देख लेंगे इन दोनों पॉइंटों में से एक भी पॉइंट पर हमारा अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ जा रहा है तो कह देंगे, क्योंकि -3 कहीं यहाँ पर पड़ेगा और 7 कहीं यहाँ पर पड़ेगा, तो इसके बीच में 0 और 2 तो आता है ये। तो बस -3 से 7 के बीच में कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए जहाँ पर डिफिनीशन चेंज हो रही है बस उसी पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी की जांच कर लेंगे। तो हम बता देंगे कि इसके बीच में फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो बस 0 पर चेक करना है और 2 पर। तो 0 पर चेक करने के लिए 0 पर फंक्शन का मान, 0 पर RHL, 0 पर LHL निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल फाइनाइट श्योर आएगा तो हम कह देंगे कि वो जो हमारा फंक्शन है 0 पर कंटिन्यूअस है। फिर 2 पर भी वही काम करेंगे, 2 पर भी अगर कंटिन्यूअस आ जाएगा तो पूरा इस इंटरवल में कह देंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम किस पर चेक करेंगे, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर क्या क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू। सबसे पहले हम f ऑफ 0 निकाल देते हैं। तो f ऑफ 0 निकालने के लिए तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू तो यही है, जब x का मान 0 लिया तो फंक्शन का मान ये है, जब फंक्शन का मान ये है, ये 3x प्लस 2, तो चूंकि हम यहाँ पर क्या पुट कर लिए हैं, x का मान 0, तो यहाँ पर कितना रख लेंगे, 0 रख लेंगे, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। उसके बाद क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे, LHL अगर निकालेंगे तो LHL बराबर क्या होता है, लिमिट
x टेंडिंग टू 0 माइनस, और यहाँ पर क्या लिख देंगे एफ ऑफ एक्स, यानी कि x का मान 0 से कम। तो x का मान जब 0 से कम है तो उस समय फंक्शन का मान ये लिया जा रहा है, तो यहाँ पर रख ले रहा है। डायरेक्ट भी इसको लगाया जा सकता है, थोड़ा सा जल्दी करने के लिए बताएंगे अभी। तो पहले इसको पूरा कर ले रहे हैं और 2 पर जल्दी से लगाने का तरीका होगा वो बता देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और एफ ऑफ एक्स का मान 0 से कम के लिए जो हमारा फंक्शन है वो है 5x माइनस 1, तो हो जाएगा 5x माइनस 1 के। अब बस ये 0 माइनस लिखने का बस मतलब यही था कि एफ ऑफ एक्स का मान रख लें, रखने के बाद बस वही 0 x के स्थान पर रख देना है। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा -1। तो देख पा रहे हैं हम कि एफ ऑफ 0 का मान 2 आ रहा है और एफ ऑफ LHL की वैल्यू कितना आ रहा है -1। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर अगला वाला निकालने की हमको जरूरत ही नहीं है। कह देंगे क्या, x बराबर 0 पर, अतः x बराबर 0 पर जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो आगे अगर हमको बस इतना सा ही पूछा गया है कि -3 से 7 के बीच में बता दीजिए कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि, मतलब कि इतना इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो एक ही पॉइंट ऐसा मिल गया जिस पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो कह देंगे इस इंटरवल में क्या है, हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः -3 to 7 में एफ ऑफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अगर हमसे ये पूछ देता कि बता दीजिए 3 से 7 के बीच में कितने बिंदु ऐसे हैं, मतलब कि ऐसे कितने बिंदु हैं जिस पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये अगर पूछ देगा कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बता दीजिए, तो इन दोनों बिंदुओं पर फिर एक बार और चेक करेंगे। 0 पर तो चेक ही कर लिए हैं, बस किस पर, 2 पर भी चेक कर लेंगे और देखेंगे कि 2 पर कंटिन्यूअस आ रहा है कि डिसकंटिन्यूअस। अगर डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पूछ रहा है तो एगो ये निकल चुका है, बस 2 को भी हम चेक करके देख ले रहे हैं कि 2 पर क्या आ रहा है। लेकिन हमारा सवाल अगर इतना रहेगा कि -3 से 7 में इस इंटरवल में, इस ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि एक ही पॉइंट अगर ऐसा मिल जाएगा जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसको डिसकंटिन्यूअस कह देंगे। चलते हैं 2 पर भी चेक कर लेते हैं जल्दी से, 2 पर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x बराबर 2 पर पहले एफ ऑफ 2 निकाल दें। तो पहले देख लें, जब x का मान 2 होता है तो फंक्शन की वैल्यू कितना है, x² + 6, बस x के स्थान पर 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर + 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 के। अब उसके बाद निकाल रहे हैं LHL क्या होता है, डायरेक्ट भी वैल्यू निकाली जा सकती है। LHL का मतलब क्या, 2 से कम, बस 2 से कम देख लें कि 2 से कम के लिए फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 से कम के लिए फंक्शन ये है। जब जान गए कि 2 से कम के लिए ये है तो बस x का मान 2 पुट कर देंगे, काम खत्म। 2 से कम के लिए फंक्शन ये है तो इसी में x के स्थान पर 2 पुट कर देंगे तो हमारा काम खत्म। ये शॉर्टकट लगाने का तरीका, मतलब कहने का कि अगर इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस लिखेंगे और 2 माइनस एफ ऑफ x लिखेंगे, उसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू ये 2 माइनस 2 से कम, जब x का मान है तो फंक्शन का मान लिख ले रहे हैं कितना, 3x + 2 हो जाएगा। अब जब फंक्शन लिख चुके हैं 2 माइनस, बस यही बता रहा था, तो x का मान 2 यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 प्लस कितना के 2, यानी कि 3 दूना के 6 2 8। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 दूना के 6 2 8, ये देख पा रहे हैं। तो x बराबर 2 पर भी कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस। इसी को लगाने का हम सिंपल तरीका क्या बताएं, ये तो निकल ही गया है। LHL अगर निकालेंगे डायरेक्टली, LHL बराबर, तो बस ये देख लें कि 2 से कम के लिए फंक्शन कौन, 2 से कम के लिए फंक्शन ये है, इसी में x के स्थान पर बस 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 + 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। अगर हमको RHL निकालना होगा, RHL, तो RHL बराबर कितना हो जाएगा, बस देख लेंगे RHL क्या, 2 पर RHL निकालना है। x का मान जब 2 लिया है तो उस पर RHL, यानी कि RHL का मतलब 2 से x का मान जब ज्यादा लिया जाता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो 2 से ज्यादा के लिए फंक्शन ये है। जब जान गए तो इसी में x का मान बस 2 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10, और 2 के बराबर पर भी वही आया था। यानी कहने का मतलब कि RHL = LHL, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि RHL = LHL तो नहीं है। एक भी अगर मिल गया कि ये नहीं है, तीनों में से कोई भी 2 बराबर नहीं अगर होगा तो कह देंगे उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो सब मिला जुला करके अगर हमसे बस ये पूछा गया होता कि 3 से 7 के बीच में बताइए फंक्शन
कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस, तो डिसकंटिन्यूस पहली बार में हो चुका था। लेकिन अगर ये पूछा गया होता कि -3 से 7 के बीच में कितने पॉइंट डिसकंटिन्यूस के उसको बताइए, तो सब कुछ चेक करना पड़ा होता। 2 पर भी चेक करना पड़ेगा, 0 पर भी चेक करना पड़ेगा और बता देंगे कितने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है। अगर इन दोनों पर भी कंटिन्यूस आ गया होता, दोनों पर 0 पर भी 2 पर, तो कहते कि डिसकंटिन्यूटी के एक भी पॉइंट नहीं है। अब -3 से 7 के बीच में कितने पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के हैं? 2 पॉइंट हैं। बढ़ते हैं आगे, चल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लिए हैं। f(x) = 3x + 5 है कब? जब x का मान 1 से कम है। f(x) का मान x² + 7 है जब x की वैल्यू 1 के बराबर 1 से ज़्यादा है और 6 से कम है। f(x) का मान 2x + 1/x - 3 है कब? जब x का मान 6 के बराबर और 6 से अधिक है। चलें, तो हमको 0 से 10 के बीच में, यानी कि ओपन इंटरवल 0 to 10 में हमको बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो देख लेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन डिफाइंड किया गया है वो 1 से 6 के ही बीच में लिया गया है। 1 के बराबर, यहाँ पर देखें 1 के बराबर 1 से कम, यहाँ पर देखें 1 के बराबर 1 से कम, फिर 1 से 6 के बीच में, फिर 6 से ज़्यादा। तो बस हमको 0 कहीं पड़ेगा जो हमारा पॉइंट, वो यहाँ पर पड़ेगा। 0 की बात, सॉरी, कहीं 0 जो हमारा पड़ेगा यहाँ पर पड़ेगा और जो 10 पड़ेगा वो यहाँ पर पड़ेगा। तो 0 से 10 के बीच में 2.1 और 6 ऐसे हैं जिस पर फंक्शन की डिफिनीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो बस 1 और 6 पर हमको, मतलब सब मिला जाकर जहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा होता है उसी पर हमको कंटिन्यूटी की जांच करनी होती है। वही जो है कि उसी पर डिफिनीशन हमारी क्या होती है? चेंज होती है। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले x बराबर कितना पर ले रहे हैं? x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर हम क्या निकाल लेंगे? फंक्शन का मान निकाल लेंगे, f(1) निकाल लेंगे। तो जब x का मान 1 होता है तो फंक्शन की वैल्यू यही है, तो इसी में 1 रख दे रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 8 के। फिर उसके बाद क्या निकाल देंगे? RHL निकाल देंगे। तो RHL, बस RHL के लिए करते क्या है कि देख लेते हैं कि 1 से ज़्यादा के लिए RHL का मतलब 1 से ज़्यादा। जब x का मान 1 से ज़्यादा लिया जाता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो 1 से जब ज़्यादा लिया जाता है x का मान, तो फंक्शन का मान ये है। जब फंक्शन खोज लेंगे तुरंत इसी में x के स्थान पर क्या रख देंगे? 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 7 = 8। फिर उसके बाद LHL निकाल दें। तो LHL का मतलब जब x का मान 1 से कम होता है तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लें। तो 1 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है, तो ये कितना है? 3x + 5 है। तो बस x के स्थान पर कितना रख लेना है? 1, तो ये भी कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि RHL, LHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर सब बराबर है, तो इसलिए हम कह देंगे कि इसलिए x बराबर 1 पर हमारा फंक्शन जो है कि क्या है? कंटिन्यूअस है। फिर उसके बाद किस पर चेक करेंगे? फिर किस पर चेक करेंगे? 6 पर। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 6 पर। पहले क्या निकाल दें? f(6) निकाल दें। तो f(6) निकालेंगे तो x का मान जब 6 के बराबर है उस समय फंक्शन की वैल्यू ये है, तो इसी में 6 हमको रख लेना है। तो ये हो जाएगा 2 × 6 + 1 और अपान ये 6 - 3 के, तो ये हो जाएगा 6 दूना के 12 और 1 13 बटे में कितना हो जाएगा? 3। अब उसके बाद क्या निकाल देंगे? RHL निकाल दें। तो RHL का मतलब जब x का मान 6 से ज़्यादा होगा तो फंक्शन की वैल्यू, तो 6 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू यही है, तो बस इसी में x के स्थान पर क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 6 + 1 और ये हो जाएगा 6 - 3, ये भी कितना आ जाएगा? 13 बटे में 3। अब उसके बाद क्या निकाल देंगे? LHL निकाल देंगे। LHL का मतलब जब फंक्शन का मान 6 से कम होगा उसको खोज लेते हैं। 6 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू यही है, तो यहाँ पर बस x का मान कितना रख देना है? 6, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर + 7 = 6 6 के 36 + 7 तो 36 4 40 3 43। तो इस पॉइंट पर देख पा रहे हैं कि ये 13 बटे में 3, ये 13 बटे में 3 बटे ये कितना है? 43 है। तो इसका मतलब कि x बराबर 6 पर फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो कह देंगे 0 से 10 के ओपन इंटरवल 0 से 10 में जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस। अगर ये पूछा जाता कि 0 से 10 के बीच में कितने ऐसे पॉइंट है जिस पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, तो एक पॉइंट कौन? 6 पर डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये डिस्कस करने के लिए कहता कि किस पर कंटिन्यूअस है किस पर डिसकंटिन्यूअस ये बताइए, तो ओपन इंटरवल 0 to 10 में x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है और x बराबर 6 पर क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। आगे बढ़ते हैं, चलें देखते हैं। अब हम बात करेंगे
किसी फंक्शन के हम लोग कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे इंटरवल में, तो ओपन इंटरवल में बताए हैं, क्लोज इंटरवल में अब हम बात करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है बंद अंतराल में फलन की सातत्य, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल। तो मैं बात कर ले रहा हूं कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं और एक क्लोज्ड इंटरवल है a टू b। तो ये फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल a b में अगर हमको बताना होगा कि ये कॉन्टिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस, तो करना क्या होगा? तो क्लोज्ड इंटरवल a टू b में एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस तभी होगा जब फर्स्ट पहला पॉइंट ab में, ओपन इंटरवल ए बी में हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब कि ए से बी के बीच में जितने भी पॉइंट है सारे बिंदु पर हमारा फंक्शन जो है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। फर्स्ट पहली बात हो गई। दूसरी बात, जो ये पॉइंट ए हमारा अगर ओपन रहता तो बस इतना ही काम करना होता, लेकिन क्लोज है इसलिए अगला पॉइंट क्या करना है, ए पर राइट से कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये जो पॉइंट हमारा ए है उस पर राइट से कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट में की हमको बात ही नहीं करनी है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। ए से कम के लिए क्या ग्राफ है हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमको क्या चेक करना है, ए पर राइट से कंटिन्यूटी की जांच करनी है। और राइट से कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए मैंने फार्मूला बता चुका है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस इक्वल टू, फिर से लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ a आ जाता है। तो हम कहते हैं कि a पर राइट से हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है और b पर किधर से, लेफ्ट से, क्योंकि इधर से हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमको b पर सिर्फ किधर चेक करना है, लेफ्ट से चेक करना है। तो लेफ्ट से चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस इक्वल टू एफ ऑफ b आ जाएगा। तो कह देंगे कि b पर क्या है, लेफ्ट से कंटिन्यूअस है। तो इस पर क्लोज्ड इंटरवल a b में कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए तीन चीज हमको चेक करना पड़ता है। क्या, ओपन इंटरवल a b में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ए पर राइट से कंटिन्यूअस होना चाहिए और बी पर लेफ्ट से कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो वही चीज मैं यहाँ पर लिखा हूँ, कोई फलन एफ ऑफ एक्स किसी बंद अंतराल ए बी में संतत कहलाता है यदि और केवल यदि एफ ऑफ एक्स जो होता है फर्स्ट पॉइंट अंतराल ओपन इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। सेकंड पॉइंट बिंदु x बराबर a पर दाएं से सतत है, अर्थात दाएं से सतत को ऐसे लिखा जाता है, किसी पॉइंट ए पर दाएं से सतत को ऐसे लिखा जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ a। और तीसरा पॉइंट है बिंदु x बराबर b पर बाएं से सतत है, अर्थात लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ b। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। तो एक एग्जाम्पल लिए हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स, और एक क्लोज्ड इंटरवल लिए हैं 1 to 3। तो हमको बताना है कि क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3 में ये जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, ये हमको देखना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे फर्स्ट हम ये बता दें कि 1 से 3 के बीच में जो हमारा ये फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। पहले ओपन इंटरवल 1 to 3 में, तो इसको दो प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। फर्स्ट, अगर इसका ग्राफ भी बनाना चाहें तो ग्राफ भी बना करके देखा जा सकता है, और नहीं तो डायरेक्टली अगर चेक करना चाहेंगे तो चेक करके बताया जा सकता है। तो मैं बता दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x जो होता है वो पूर्णांक बिंदुओं पर डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी कि 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इन्हीं सारे बिंदुओं पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि ओपन इंटरवल 1 से 3 के बीच में एक पूर्णांक मान 2 है जिस पर फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब कि 1 से 2 में ही ओपन इंटरवल 1 to 3 में ही एक पॉइंट ऐसा मिल गया जिस पर फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो अब हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये जो हमारा है ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स वो क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3 में क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ऐसे भी लगाया जा सकता है, और अगर हो भी गया होता 1 से 3 में तो फिर 1 पर राइट से चेक करना होता और 3 पर लेफ्ट से हमको चेक करना होता। तो ये सारी चीज़ें हमको चेक करनी पड़ी होती। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि ओपन इंटरवल 1 to 3 में x बराबर 2 पर एफ ऑफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3 में डिसकंटिन्यूअस होगा। बस काम खत्म।
हमको यही बस चेक करना था। और वैसे भी मैं इसके ग्राफ की अगर बात करूं तो जो इसका ग्राफ बनता है वो ये बनता है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 ये होता है। तो देखें 1 से 3 के बीच में 2 एक ऐसा मान है जिस पर देख पा रहे हैं कि ये क्या है, टूटा हुआ ग्राफ हमारा है। तो 2 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बढ़ते हैं आगे। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन और हम देना चाह रहे हैं, दे ले रहे हैं। अगर मान लें थोड़ा सा इसको और मैं इंटरवल को बड़ा कर दूं, ये सवाल लिए हैं हम, f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x इन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5। 1 to 5 में हमको बताना है कि फंक्शन जो है कि अगर ये पूछ दें कि कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, ये बता दीजिए। अगर मैं पूछ दूं कि 1 to 5 में कहाँ कहाँ पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये बता। पहले तो ये था कि ये इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, तो एक भी पॉइंट ऐसा आ गया जो इसके बीच में लाई करता है और उस पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, तो कह देंगे कि उस पॉइंट पर हमारा उस क्लोज्ड इंटरवल में हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर हम ये पूछ देंगे कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूअस है और कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, तो ये हमको चेक करने की जरूरत पड़ेगी। कहाँ कहाँ चेक करने की जरूरत पड़ेगी, 1 पर, 5 पर, और 1 और 5 के बीच में ऐसे जितने मान हो जिस पर फंक्शन की डिफिनीशन चेंज होती है। तो हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की पूर्णांक बिंदुओं पर ही फंक्शन चेंज होता है। तो इसका मतलब कि 1 से 5 के बीच में क्या क्या पड़ेगा, 2, 3, 4, इन पर चेक करना पड़ेगा, 1 पर चेक करना पड़ेगा और 5 पर। तो हम बता पाएंगे कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट कौन कौन है। देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर ले लेंगे 1 से 5 में क्या क्या मिलेगा, x बराबर हमको मिलेगा 2, 3, 4। इन तीनों बिंदुओं पर हमारा जो फंक्शन f ऑफ x होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि पूर्णांक बिंदुओं पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x होता है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूटी के ये 3 पॉइंट तो मिल गए। अब 1 पर चेक कर ले रहे हैं और 5 पर चेक कर ले रहे हैं। तो मैं ग्राफ से भी बता सकता हूं कि 1 पर कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस, 5 पर कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि और थोड़ा सा इसको हम बना ले रहे हैं, थोड़ा सा और इधर कर ले रहे हैं, ये लिख ले रहे हैं इसको 5, 4, 3, 2 और यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं 1 और यहाँ पर क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं, ये बन जाएगा ये। तो हमारा जो ग्राफ बनने वाला है थोड़ा सा यहाँ पर कर ले रहे हैं ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा। 5 तक हम बना दिए हैं। तो 1 की बात करेंगे तो 1 पर देखें, तो 1 पर क्या चेक करना है, 1 पर फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर देखें 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 पर 1 और राइट हैंड लिमिट भी 1 आएगा। क्यों? क्योंकि इधर से जब निकालेंगे 1 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू लिमिट निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब कि 1 पर क्या है, कंटिन्यूअस। अब 5 पर अगर चेक करेंगे तो 5 पर किधर चेक करना है, लेफ्ट से चेक करना है। तो 5 हमारा ये है, तो लेफ्ट से जब चेक करेंगे तो लेफ्ट से चेक करने का रूल क्या होता है, 5 पर चेक करना है और लेफ्ट से चेक करना है। तो 5 पर तो 5 आएगा, 5 पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, 5 आएगी। ये हमारा क्या है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है और कहीं एक और बस बना दे रहे हैं ये हमको मिलेगा। तो जब x का मान 5 इनपुट देंगे तो f ऑफ x का मान कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। लेकिन जब लेफ्ट से चलेंगे, इधर चलेंगे तो हमको जो y का मान मिलेगा, जो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। एक चीज याद रखने की बात होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x लिखा गया है और क्लोज्ड इंटरवल होता है तो हमेशा जो लेफ्ट वाला पॉइंट होता है उस पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है और जो राइट वाला पॉइंट ये होता है इस पर हमारा जो फंक्शन होता है डिसकंटिन्यूअस। इस पर क्या होता है, कंटिन्यूअस, और इस पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। तो देख करके भी अगर जवाब देना चाहेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या हो जाएगा, एक तो हमारा 5 हो जाएगा और इसके बीच में जितने भी पूर्णांक बिंदु होंगे सब डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट होंगे। तो इसके बीच में क्या क्या है, 2, 3 और 4। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा
5 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं, हम अब तक किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पर या किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी की जांच करना देख रहे थे। वो पॉइंट जिस पर हमको कंटिन्यूटी की जांच करना है, वो पॉइंट वो फंक्शन के डोमेन में हो भी सकता था, मतलब कि वो फंक्शन के डोमेन का पॉइंट भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता था। बस हमको ये कह दिया जाता था, एक फंक्शन दे दिया जाता था और एक पॉइंट दे दिया जाता था और ये पूछा जाता था हमसे कि इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। हमको ये वहाँ पर चेक ही नहीं करना था कि जो पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट उस डोमेन का है कि नहीं। डोमेन से हमारा अभी अब तक कोई लेना देना नहीं था, तो हम ये चेक करके बता देते थे कि उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अब हम जो हेडिंग लिखे हैं उस पर विचार किया जाए। लिखे हैं सतत फलन। कंटिन्यूअस फलन क्या है? बस इतनी सी बात है कि सतत फलन क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो उसकी अब डिफिनीशन की हम बात कर ले रहे हैं। हमको चेक नहीं करना है, कंटिन्यूटी की अब डिफिनीशन बतानी है कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसको कब कंटिन्यूअस कहेंगे। तो कोई भी फंक्शन ले लिया जाए, अगर वह अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है, तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन हमारा क्या है, क्योंकि हम किसी पॉइंट का जिक्र नहीं किए हैं। बस ये पूछे हैं कि एक फंक्शन दिया गया है, हम उसको कंटिन्यूअस कब कहेंगे। बस इतनी सी डिफिनीशन की बस बात है। तो कोई भी फंक्शन ले लें, अगर वह अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस हो जाए तो हम कहते हैं कि वो फलन कंटिन्यूअस है। अगर प्रांत के एक भी बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो हम कह देंगे कि वो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। डिफिनीशन लिखे हैं, कोई फलन जो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस होता है कंटिन्यूअस फलन कहलाता है। देखें कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। ये f ऑफ x इक्वल टू 1/x, यहाँ पर लिखे हैं f ऑफ x इक्वल टू 1/x। तो अगर इसके बात करो कि f ऑफ x इक्वल टू 1/x का, तो इसका ग्राफ ये होता है, इसका ग्राफ ये होता है, ये इसका ग्राफ होता है। तो ये जो इसकी डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर माइनस सेट ऑफ जीरो, मतलब इसके डोमेन में जीरो नहीं होता है और जीरो पर ही डिसकंटिन्यूअस है। ये किस पर? जीरो पर ही डिसकंटिन्यूअस है और जीरो इसके डोमेन में है ही नहीं। तो इसका मतलब जब वो पॉइंट डोमेन में है ही नहीं है और जीरो पर ही डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस कहलाएगा, क्योंकि जीरो पर डिसकंटिन्यूअस है और जीरो डोमेन में आता नहीं है। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है कि कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं। यहाँ पर पॉइंट इंटरवल का कोई जिक्र नहीं है, बस हमसे पूछा गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो डिफिनीशन यही है कि कोई फंक्शन अपने डोमेन में अगर कंटिन्यूअस है तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस फलन। अब बात कर लेते हैं, f ऑफ x इक्वल टू लिखे हैं सिग्नम ऑफ x। सिग्नम फलन किसे कहते हैं तो मैं बता दूं, ये जो सिग्नम x होता है SGN x, ये होता है मॉड ऑफ x अपान x, और ये जो होता है वो क्या होता है, इसका मान 1 होता है जब x का मान ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मान 0 होता है जब x की वैल्यू 0 होती है, इसका मान -1 होता है जब x का मान लेस देन 0 होता है। बस इसके 3 ही मान ही होते हैं। अब हम बात कर ले रहे हैं इसके डोमेन की। तो इसका जो डोमेन होता है 0 भी है, 0 से कम भी है, 0 से ज़्यादा भी, इसका मतलब ऑल रियल नंबर है। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ये +1 है और ये क्या है, ये -1 है, ये -1 है। तो इसका जो ग्राफ बनता है ये 0 पर जब x का मान 0 रखेंगे तो फंक्शन का मान आएगा 0। जब x का मान 1 से ज़्यादा लेंगे तो फंक्शन का मान कितना आता है, जब x का मान 1 से ज़्यादा लेंगे तो फंक्शन का मान कितना आता है, 1 आता है। जब x का मान 0 से कम लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू -1 आती है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, लेकिन 0 पर क्या है, टूटा हुआ ग्राफ है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब कि अपने डोमेन के पॉइंट 0 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। बात कर लेते हैं इसकी बात कर ले रहे हैं। तो f ऑफ x इक्वल टू हम यहाँ पर लिखे हैं
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये मैं लिखा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो हमारा होता है इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। इसका ग्राफ भी हम बना करके दिखाए हैं, यहाँ पर इसका ग्राफ ये बनता है, ये इसका ग्राफ होता है। तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, इसका डोमेन जो होता है ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन हर पूर्णांक बिंदुओं पर ये डिसकंटिन्यूअस होता है। इसलिए अपने डोमेन के पूर्णांक बिंदुओं पर डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब सतत फलन नहीं। क्रॉस मारने का मतलब कि वो कंटिन्यूअस नहीं है। अगर इसकी बात कर लें तो इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन पूर्णांक बिंदुओं पर ये भी क्या होता है, टूटा हुआ ग्राफ होता है। इसका मतलब कि ये भी कंटिन्यूअस नहीं है। इसकी बात कर लेते हैं तो ये लिस्ट इंटीजर्स फंक्शन होता है, ये भी क्या होता है, पूर्णांक बिंदुओं पर डिसकंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब कि ये भी सतत नहीं है। अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स की बात करें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो टेन एक्स का ग्राफ हमारा होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये यहाँ पर 0 है, ये x है, ये टेन एक्स का ग्राफ होता है। तो ये टेन एक्स का ग्राफ है, ये जो टेन एक्स का ग्राफ होता है वो 2n+1 इंटू π/2 पर क्या होता है, टूटा हुआ ग्राफ होता है। ऑल रियल नंबर में से मैंने अगर इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन इसका होता है ऑल रियल नंबर -2n+1 इंटू π/2 और उस पर डिसकंटिन्यूअस होता है, और वो पॉइंट 2n+1 इंटू π/2 पर डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन वो पॉइंट डोमेन के भीतर होता ही नहीं है। इसलिए ये भी हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस फंक्शन लिख रहे हैं, इसको हम याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर लिखे हैं पहला पॉइंट sin x cos x tan x cot x sec x cosec x, ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, ये जो है कि ऑल रियल नंबर, इसका ग्राफ बनाते हैं कहीं भी ये जो है कि ग्राफ में क्रम भंग नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस होता है। इसका भी ग्राफ जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ग्राफ से भी समझा जा सकता है। tan x जो होता है जिन बिंदुओं पर डिसकंटिन्यूअस होता है वो उसके डोमेन में ही नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है। काट भी जिन बिंदुओं पर डिसकंटिन्यूअस होता है वो पॉइंट इसके डोमेन में ही नहीं होता है, इसलिए ये भी कंटिन्यूअस है। sec x जो होता है हमारा, जो ग्राफ sec x का होता है वो भी जिन बिंदुओं पर डिसकंटिन्यूअस होता है वो पॉइंट इसके डोमेन में ही नहीं होता है। अगर इसके डोमेन की हम बात करते हैं, इसके अगर इसका जो मान आता है वो -∞ से -1 के बीच में ये जो वैल्यू देता है वो देता है, और 1 से ज़्यादा और इनफाइनाइट से कम, ये जो वैल्यू देता है वो ये होता है। और मैं इसकी बात करूं, ये डोमेन की अगर इसकी मैं बात करूं तो sec x का जो मान होगा 1/में cos x, और cos जो हमारा होता है वो 2n+1 इंटू π/2 पर डिफाइन नहीं होता है। तो ऑल रियल नंबर -2n+1 इंटू π/2 इसका डोमेन होता है। तो इस डोमेन में जो पॉइंट हमारा है उसी पॉइंट पर माने जो पॉइंट डोमेन में से घटा हुआ है उसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है, और वो डोमेन का पॉइंट ही नहीं होता है, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। जो कोसेक एक्स भी इसी प्रकार से क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। उसी प्रकार से जो हमारा साइन इनवर्स एक्स होता है, तो साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है, जो इसकी डोमेन होती है -1 to 1 होती है, और जो रेंज होती है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल होता है। अगर इसके ग्राफ की बात करते हैं, अगर इसके ग्राफ की बात करते हैं तो ये इसका ग्राफ होता है, ये कंटिन्यूअस होता है। cos इनवर्स x की अगर ग्राफ की हम बात करते हैं तो ये cos इनवर्स x का ग्राफ होता है, ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। tan इनवर्स x के अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो tan इनवर्स x का जो हमारा ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, ऐसा, तो ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अगर cot इनवर्स x के ग्राफ की हम बात करते हैं तो cot इनवर्स x का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे, ये भी क्या होता है, हमारा कंटिन्यूअस होता है। फिर उसके बाद अगर cot इनवर्स हो गया, sec इनवर्स x के अगर हम ग्राफ की बात करें तो जो इसका ये
जो इसका ग्राफ बनाते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होता है। जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है वो इसके डोमेन में ही नहीं होता है। यानी कि अगर सेक इनवर्स x के डोमेन की हम बात करें, अगर इसके हम डोमेन की बात करें तो इसका जो डोमेन होता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ होता है। तो फिर इसके बीच में जो पड़ रहा है हमारा -1 to 1 उसी में डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन वो पॉइंट इसके डोमेन में नहीं होता है, इसलिए ये कंटिन्यूअस, ये भी क्या होता है उसी प्रकार से कंटिन्यूअस होता है। a⁴x जो हमारा होता है उसका जो ग्राफ बनता है, a⁴x जो होता है उसके अगर ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ होता है वो या तो ये वाला होता है या तो ये वाला होता है, ये इसका ग्राफ होता है। तो ये वाला कब होता है, जब a का मान, ये जो a का मान होता है वो 1 से कम, जब a का मान 1 से कम होता है तो ये वाला ग्राफ होता है, और जब a का मान वो भी 1 से कम क्या 0 से 1 के बीच में, और जब a का मान 1 से ज़्यादा होता है तो ये वाला ग्राफ होता है। दोनों ही कंटिन्यूअस ग्राफ है, तो ये भी क्या होता है कंटिन्यूअस। log x के अगर हम ग्राफ की बात करें तो log x का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, ये log x का ग्राफ होता है, या तो ये होता है या तो ये होता है। तो ये कब होता है, ये वाला हमारा कौन है डिक्रीजिंग, और ये क्या है इंक्रीजिंग। तो ये वाला ग्राफ कब होता है, जब x का मान, ये e की वैल्यू 2.7 के समथिंग होती है, तो जब x का मान 0 से 1 के बीच में होता है, जब x का मान 0 से 1 के बीच में होता है तो ये वाला ग्राफ बनता है, और जब x का मान क्या होता है 1 से ज़्यादा होता है तो ये वाला ग्राफ बनता है। तो ये भी क्या है कंटिन्यूअस, ये भी मॉडुलस फंक्शन हमारा क्या होता है, mod ऑफ x ले रहे हैं वो भी कंटिन्यूअस ही होता है। mod ऑफ x का ग्राफ हमारा ये बनता है, ये भी कंटिन्यूअस होता है। फिर उसके बाद बात कर ले रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन जो हमारा होता है बहुपद फलन, उसका भी ग्राफ कंटिन्यूअस होता है। रेशनल फंक्शन जो हमारा होता है परिमेय फलन, उसका भी ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो फिर आगे देख लेते हैं आगे और क्या पढ़ना है हम लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का, ये पहले का लिखे हुए हैं, अभी वैसे ही छोड़ दिए हैं, जरूरत पड़ेगी तो समझा लेंगे। एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं, तो ऐसा फलन जो प्रत्येक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस हो। मतलब कि जो हमारा रियल नंबर का जो एक सेट होता है उस रियल नंबर में ही जो हमारा फंक्शन हो कंटिन्यूअस हो, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मतलब जो फलन कभी डिसकंटिन्यूअस होता ही ना हो, ऐसा फलन जो कभी डिसकंटिन्यूअस होता ही ना हो, x के किसी मान के लिए डिसकंटिन्यूअस न हो, तो इस प्रकार के फलन को हम क्या कहते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। लिखे हुए यहाँ पर ऐसा फलन जो किसी भी बिंदु पर असतत, चाहे सतत न हो, किसी बिंदु पर असतत न हो, यानी कि डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पर असतत न हो, अर्थात -∞ से ∞ में क्या है सतत है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। मतलब कि कोई फलन जो कभी डिसकंटिन्यूअस होता ही नहीं है, ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो फिर एग्जाम्पल की बात कर ले रहे हैं, sin x, जो sin x का ग्राफ बनाते हैं, sin x का ग्राफ हमारा ऐसे बनता है, ऐसे ये x के किसी मान पर डिसकंटिन्यूअस होता ही नहीं है, तो ये है एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। cos x की बात करेंगे तो cos x का ये ग्राफ बनता है, ये इसका ग्राफ बनता है, ये भी कभी किसी भी पॉइंट पर प्रत्येक रियल नंबर के लिए कभी टूटता ही नहीं है। एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर का हमारा ये ग्राफ बनता है, ये वाला पैराबोला है, ये भी प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या होता है ये कंटिन्यूअस होता है। अगर हम एक्स क्यूब की बात करेंगे तो एक्स क्यूब का ग्राफ ये बनता है, ये भी प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। tan इनवर्स x की बात करेंगे तो tan इनवर्स x का ये हमारा ग्राफ बनता है, ये 0 है, ये tan इनवर्स x का ग्राफ बनता है। ये प्रत्येक रियल नंबर के लिए भी क्या होता है हमेशा कंटिन्यूअस, माने कि डिसकंटिन्यूअस ये होता ही नहीं है। उसी प्रकार cot इनवर्स x की बात करेंगे तो cot इनवर्स x का ग्राफ हमारा ये बनता है, ये वाला, तो ये क्या होता है, ये भी ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है। फिर mod ऑफ x के ग्राफ भी बना करके दिखाएं, वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। a⁴x का भी ग्राफ बना करके दिखाएं, वो भी क्या होता है एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं, चल देखते हैं आज का हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं। बस नोट
नोट हमको बता देना है। नोट में क्या लिखे हैं बता दे रहे हैं कि ये जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर हमसे पूछा जाए कि 1/x कैसा फलन है तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लेकिन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस नहीं, क्योंकि एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होने के लिए ऑल रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और हम जानते हैं कि यह 0 पर कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, तो हम कह देंगे कि यह एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस नहीं है। मतलब कहने का कि अगर हम बात करते हैं कि कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्येक एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन वो हमेशा क्या होता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो यही 2 पॉइंट हम लिखे हुए हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x कॉन्टिन्यूस फंक्शन है परंतु एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पर लिखे हैं प्रत्येक एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है परंतु प्रत्येक कॉन्टिन्यूस फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। और लास्ट तीसरा पॉइंट हम लिखे हुए हैं कि यदि f ऑफ x का प्रांत एकल समुच्चय है, यदि f ऑफ x का प्रांत क्या है एकल समुच्चय, मतलब प्रांत में बस एक ही पॉइंट है तो वह सतत फलन होता है। जैसे यहाँ पर लिखे f ऑफ x का मान कितना है 2 जब x का मान 3 लिया जाता है, और जब x का मान 3 के बराबर नहीं होता है तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है, मतलब फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड। इसका मतलब कि ये क्या है बस x बराबर 3 पर ही एक पॉइंट बस f ऑफ x का मान 2 डिफाइंड है। यानी कहने का मतलब हम ये कह दें कि ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, जब x का मान कितना लिया जाता है ये 3 लिया जाता है तो y की वैल्यू कितनी आती है 2, ये बस यही पॉइंट है हमारा। तो ये अगर पॉइंट अगर एक ही मतलब कि डोमेन में बस एक ही पॉइंट ही हमारा हो, यहाँ पर लिखे हैं कि यदि f ऑफ x का प्रांत एकल समुच्चय है, मतलब कि बस 3 के लिए ही हमारा जो है कि फंक्शन क्या है डिफाइंड है। अगर ऐसा है तो इस प्रकार के फलन को नोटिस कर लें दिमाग में, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहा जाता है। ये लिखे हैं यहाँ पर कि यदि f ऑफ x का प्रांत एकल समुच्चय है तो वह सतत फलन होता है, जैसे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कल के क्लास में देखेंगे जो इंटरवल में हम लोग कॉन्टिन्यूस फंक्शन देख रहे हैं उसकी प्रॉपर्टियां क्या होती हैं। तो आगे हम लोग लेक्चर नंबर 4 कल देखेंगे, और इसी के साथ में हम कोशिश करेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग भी एक टाइम में उसको भी देखा जाए। तो थैंक यू। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।